नमस्कार सभी लोगों को। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग करने वाले हैं हिंदी बी। ठीक है, हिंदी ख, जो कि सेमेस्टर 1 या 2 DU के में आता ही आता है। बीए प्रोग्राम में कंपलसरी एक ही सब्जेक्ट है। ठीक है, तो सबसे पहला हम जिसमें इकाई 1 कर रहे हैं, सिलेबस की वीडियो पहले ही मैंने बता दी है। उसका हमने पहला पार्ट उठाया है आधुनिक भाषाओं का सामान्य परिचय। इसके भी मैं 2 पार्ट करूँगी। ये मेरा पार्ट नंबर 1 है वीडियो का। ठीक है, तो आइए हम ज़रा ध्यान से इसे समझ लें। तो हम देखिए शुरू करते हैं समझना। आप लोगों को समझते भी रहना है और थोड़ा थोड़ा चीज़ों को दिमाग में भी डालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपने अगर भारत की बात करें तो हमारा जो भारत है वो 2 उसमें विभाजित है भाषाओं के परिवार में। एक है हमारी आर्य भाषा परिवार और दूसरा है हमारा द्रविड़ भाषा परिवार। तो आर्य भाषा परिवार जो है वह उत्तर भारत का परिवार है और द्रविड़ भाषा परिवार ये दक्षिण भारत का परिवार है। उत्तर भाषाओं में, आर्य भाषाओं में संस्कृत जो है वो बहुत ही एकदम प्राचीन है। संस्कृत एकदम फेमस है। हमने 8th क्लास तक 9th 10th में भी पढ़ी थी इसलिए। अब अगर हम बात करें हिंदी हिंदी जो है वो संस्कृत की ही उत्तराधिकारी है। मतलब सबसे पहले संस्कृत थी और फिर जैसे राजा होता है फिर उसका उत्तराधिकारी होता है, उसी प्रकार से संस्कृत है और उसकी उत्तराधिकारिणी है हिंदी हमारी। ठीक है, अब हम कुछ परिचय की बात करें तो हिंदी का प्राचीनतम रूप संस्कृत है। आज हम जिस भाषा को हिंदी के रूप में जानते हैं वह आधुनिक आर्य भाषाओं में से एक है। आर्य भाषा का प्राचीनतम रूप वैदिक संस्कृत है। देखिए, संस्कृत भाषा के 2 विभाजन हैं, 2 रूप देखने को मिलते हैं। एक है हमारा वैदिक संस्कृत, दूसरा है हमारा लौकिक संस्कृत। तो आर्य भाषा में अगर प्राचीनतम रूप से देखा जाए तो वैदिक संस्कृत प्राचीन है। ठीक है, और हिंदी जो है वो हमारा आधुनिक आर्य भाषाओं में से एक भाषा है और ये एक हिस्सा है हिंदी। ठीक है, क्योंकि हम हिंदी पढ़ना चालू कर रहे हैं तो उसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। तो अब आधुनिक भाषाओं का ही सामान्य परिचय टॉपिक है हमारा और इसी विषय में से हम बात कर रहे हैं। जो हमारी हिंदी है वह हमारी आधुनिक आर्य भाषाओं में से एक है। इतना समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। आप चाहें तो साथ साथ नोट भी कर सकते हैं। चलिए देखिए, संस्कृत की हम बात कर रहे थे कि संस्कृत के हमें 2 रूप देखने को मिलते हैं। एक है हमारा वैदिक संस्कृत और एक है हमारा लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत में वेद, साहित्य, उपनिषद का सृजन हुआ है और लौकिक संस्कृत जो है वह हमारी बोलचाल की भाषा है। 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व इसका प्रयोग साहित्य में होने लगा। रामायण, महाभारत ये संस्कृत में लिखे गए हैं और ये हमारी लौकिक संस्कृत का एक उदाहरण सहित है। ठीक है, देखिए वैदिक संस्कृत जो है उससे हमारा क्या हुआ, वेद, साहित्य, संहिता और उपनिषदों का सृजन हुआ। और लौकिक संस्कृत जो है वह हमारी बोलचाल की भाषा में प्रयोग में आया। अब हम रचनाकार की बात करें, देखिए ध्यान से, तो रचनाकार की बात करी जाए तो उसमें हमारे हैं श्री वाल्मीकि जी, व्यास जी, कालिदास जी, माघ, भारवी, अश्वघोष, भवभूति, विशाख, दंडी और श्रीनाथ। अब हम बात करते हैं संस्कृत के बारे में। तो संस्कृत जो है हमारी सांस्कृतकालीन बोलचाल की भाषा विकसित होते 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 होते
500 ईसी पूर्व के बाद काफ़ी बदल गई और इसी को हमने पाली कहा। क्या कहा गया इसी को? देखिए, संस्कृत कालीन की बोलचाल की भाषा का विकास होते होते 500 ईसी पूर्व के बाद काफ़ी वह बदल गई और इसी को पाली कहा गया। महात्मा बुद्ध के समय भी पाली एक लोक भाषा की तरह थी। ठीक है, तो जो महात्मा बुद्ध थे उनका जब समय चल रहा था उस दौरान भी पाली जो भाषा है वो एक लोक भाषा की तरह थी। उन्होंने पाली द्वारा ही अपने उपनिषदों का प्रचार किया। ठीक है, यह भाषा पहली ईस्वी तक ही रही और पहली ईस्वी आते आते यह पाली भाषा, देखिए, संस्कृत कालीन की बोलचाल भाषा परिवर्तित हुई पाली में 500 ईस्वी के बाद और यह भाषा सिर्फ पहली ईस्वी तक ही रही और उसके बाद परिवर्तित होते होते यह भाषा प्राकृतिक में बन गई। आइए हम देखते हैं आगे प्राकृतिक। हाँ जी, तो देखिए, प्राकृतिक अपभ्रंश। प्राकृत का काल पहली ईस्वी से 500 ईस्वी तक और ये जैन धर्म द्वारा चली है पूरी। ठीक है, महात्मा बुद्ध भी तो जैन धर्म के थे। अब इस काल में बहुत सारी क्षेत्रीय बोलियां आई हैं। अब बोलियां कौन कौन सी आई हैं? बोलियों के नाम जरा ध्यान से गौर फरमाइएगा। शौरसैनी, पेशाची, महाराष्ट्री, मागधी, अर्धमागधी। तो देखिए, प्राकृत काल में, इस काल में देखिए जो क्षेत्रीय बोलियां थी वह है शौरसैनी थी, पेशाची, महाराष्ट्री, मागधी और अर्धमागधी। जरा हम इसे साफ कर दें। अब देखो, प्राकृतों से ही क्षेत्रीय अपभ्रंशों का विकास हुआ। तो क्षेत्रीय अपभ्रंशों का विकास करने के लिए कौन आया? प्राकृतिक। अपभ्रंश भाषा का काल रहा 500 ईसी तक से 1000 ईसी तक। अब हम आगे बात करते हैं अपभ्रंश तथा आर्य भाषा के बारे में। ठीक है, तब अपभ्रंश भाषा के भी दो रूप होते हैं, एक होता है पश्चिमी, एक होता है पूर्व। तो 1000 ईसी जब के आसपास अपभ्रंश के विभिन्न क्षेत्रीय रूपों से आधुनिक आर्य भाषाओं का जन्म हुआ। तो अब क्या हुआ, जब ये 1000 ईसी हो गए तो 1000 ईसी के आसपास अपभ्रंश के विभिन्न क्षेत्रीय रूपों से आधुनिक आर्य भाषाओं का जन्म हुआ। आर्य भाषाएं जिनमें हिंदी भी शामिल है। ये मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि जिस आधुनिक भाषाओं के बारे में हम अपने कोर्स में पढ़ रहे हैं तो उसमें से एक हिंदी भी शामिल है, तभी तो हिंदी के कोर्स में पढ़ रहे हैं। तो आर्य भाषाएं जिनमें हिंदी भी शामिल है उसका जन्म 1000 ईसी के आसपास ही हुआ था। ठीक है, तो इसका जन्म 1000 ईसी के आसपास ही हुआ था। परंतु साहित्य रचना का कार्य 1150 ईसी के बाद हुआ। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है? नोट कर लीजिए, दिमाग में बिठा लीजिए, लर्न भी कर लीजिए क्योंकि एग्जाम में आ सकता है कोर्स में आपके। चलिए, अभी फिलहाल हम आज के लेक्चर का अभी ये एंड करने वाले हैं। डोंट वरी, लंबा नहीं ले जाऊंगी ताकि इतना ही आप दिमाग में बिठाएं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में और बताऊंगी। आइए देखिए, नेक्स्ट लेक्चर में हम जो पढ़ने वाले हैं उससे पहले ही मैं आपको थोड़ा बता दूं अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा वो तो मैं बताती हूँ। पहले आप ये भी सुनी लो। अपभ्रंश तथा आर्य भाषाएं। आधुनिक आर्य भाषाओं का जन्म अपभ्रंशों की विभिन्न क्षेत्रीय रूपों से इस प्रकार से माना जाता है। हमने जैसे अभी पिछले स्लाइड में बोला था ना
कि जो आधुनिक आर्य भाषाएं हैं उनका जन्म जो क्षेत्रीय रूपों से हुआ है, तो वो इस प्रकार से हुआ है। देखिए, जैसे अपभ्रंश है हमारे कौन कौन से हमने पढ़े थे ना अभी भी। देखो, एक तो शौर सैनी, पैशाची, भ्रांचड़, महाराष्ट्री, मागधी और अर्धमागधी। तो अब शौर सैनी के जो उपभाषाओं में आता है वो आता है पश्चिमी हिंदी। याद कर लो, ये आपसे पूछा जाता है कि अब पश्चिमी हिंदी जब मैं पूछूंगी तो आपसे मैं पूछूंगी कि पश्चिमी हिंदी बताइए। याद कीजिए, पश्चिमी हिंदी किसके उसका है, अपभ्रंश का है, तो शौर सैनी। राजस्थानी किसके अपभ्रंश का है, शौर सैनी। पहाड़ी किसके अपभ्रंश का है, शौर सैनी। गुजराती किसके अपभ्रंश का है, तो भाई शौर सैनी। ठीक है। फिर पैशाची, पैशाची पैशाची के हैं लहंदा, पंजाबी। भ्रांचड़ के है सिंधी, महाराष्ट्री, मराठी। मागधी में बिहारी, बांग्ला, उड़िया, असम। अर्धमागधी में है एक ही वो, पूर्वी हिंदी। पश्चिमी हिंदी ध्यान रखिएगा, शौर सैनी, और पूर्वी हिंदी अर्धमागधी। ठीक है, साफ कर दिया। अब देखो, अभी इससे यह स्पष्ट हुआ कि जो हिंदी का उद्भव है वह अपभ्रंश के अर्धमागधी और शौर सैनी रूपों से हुआ है। सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद है, जो कि वैदिक संस्कृत का है। तो अब हम अगर छोटा सा कंक्लूजन करें, हमने पहले पढ़ा संस्कृत, संस्कृत से आई पाली, पाली से आई प्राकृत, प्राकृत से आया अपभ्रंश, अपभ्रंश से आई हिंदी, जो हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए अभी इस लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा। धन्यवाद।